मेजर चीजों पे फोकस करो। किस पे? जो मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, कितने डिसऑर्डर्स आ रहे हैं टोटल, वो तो आपको 100% पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे आपसे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ अलंकृता कौशल। तो सबसे पहले तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी पेरेंट या किसी रिलेटिव को कहते हुए सुना है कि यार XYZ के बेटा या बेटी के तो इतने मार्क्स आए हैं, उन्होंने इस एग्जाम में टॉप किया है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग ओवर देयर वंडरिंग कि यार पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ बहुत मेहनत से, तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते ना। जोक्स अपार्ट, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई? बिकॉज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं या क्या ऐसा कुछ डिफरेंटली कर सकते हैं so that you end up scoring 280 or even more in your CUT PG exam. Sounds like a magic trick, right? But trust me, it is possible. It all depends on the strategy that you are using. Now, I believe hard work is very important, but strategy is equally, if not more important. So, let's begin. Now, सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि 280 या उससे ज़्यादा स्कोर करने का मतलब क्या है इन योर CUT PG एग्जाम। सो एज यू ऑल नो, CUT PG में 75 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से यू गेट 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड -1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ऑलराइट, तो अगर आप 280 या उससे ज़्यादा के स्कोर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 70 या उससे ज़्यादा आंसर्स तो सही करने ही हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज द 4 पिलर स्ट्रैटेजी। तो ये बेसिकली एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है दैट कैन हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रिपरेशन। तो किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? उसका सिलेबस। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ CUT PG एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल अटैच कर दिया है जिसमें मैंने यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रीवियस ईयर में से उनमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपीयर हुए। ऑलराइट, सो यू कैन टेक अ मिनट टू गो ओवर दिस टेबल, टू गो थ्रू दिस टेबल, एंड यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश। सो एज यू ऑल कैन सी, सारे ही यूनिट्स में बहुत ही डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंसिस्टेंट नहीं है किसी भी यूनिट से, राइट? तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट विच इज योर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट के जो 3 चैप्टर है वो कवर हो जाते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2022 में 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, 23 में 3, 24 में 6, 25 में 6। ऑलराइट, तो इसमें से बहुत ही एवरेज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं, इतने ज्यादा भी नहीं, इतने कम नहीं, राइट? बट अगर आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को देखें तो इसमें से यू कैन सी 22 में 10 क्वेश्चंस, 23 में 9 क्वेश्चंस, 24 में 9 क्वेश्चंस एंड 25 में भी 7 क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो यू कैन इजीली मेक आउट कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट? तो इन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे, इन्हीं ट्रेंड्स के बेसिस पे मैंने आपके यूनिट्स को 3 चीजों में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हाई रिटर्न यूनिट्स, नेक्स्ट मीडियम रिटर्न यूनिट्स, एंड देन योर लो रिटर्न यूनिट्स। ठीक है, तो हाई रिटर्न यूनिट्स में आपके वो यूनिट्स आ जाते हैं जिनमें से ओवर द ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ये आपके कौन से यूनिट्स है? यूनिट 2 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यूनिट 3 लर्निंग मेमोरी, इसमें अटेंशन का भी छोटा सा पार्ट आ जाता है, राइट? आपका यूनिट 10 एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड आपका यूनिट 11 रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके हाई रिटर्न यूनिट्स है, मतलब इन चारों यूनिट्स में से ही मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आपका फॉर्म होता है। ऑलराइट, नाउ आपके मीडियम रिटर्न यूनिट्स कौन से? जिनमें से यू कैन एक्सपेक्ट एवरेज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, राइट? मतलब आप इनमें से
6 से 7 क्वेश्चन देख सकते हैं इन योर एग्जाम। इनमें आपके कौन से यूनिट्स आ जाते हैं? यूनिट नंबर 4 सेंसेशन एंड परसेप्शन, यूनिट 9 लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, यूनिट 8 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड योर यूनिट 5 इमोशन एंड मोटिवेशन। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं आपके लो रिटर्न यूनिट। ठीक है, मतलब ये यूनिट्स काफी वास्ट है, लेकिन आप इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखोगे एग्जाम में, 4 से 5 क्वेश्चंस याद देखोगे, राइट। तो इसमें आपका आ जाता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, आपका यूनिट 6 इंटेलिजेंस, आपका यूनिट 7 पर्सनालिटी। ऑलराइट, नाउ आपको यूनिट्स तो सारे ही कवर करने हैं, राइट, बट इस डिवीजन से क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू डिसाइड कि कौन सी यूनिट पे आपको कितना फोकस करना है। ऑलराइट, नाउ अब आपका पहला स्टेप तो था सिलेबस को डिसाइफर करना। आपने सिलेबस समझ लिया कि कौन से यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से यूनिट्स मॉडरेट है और कौन से यूनिट्स कम इंपॉर्टेंस के। ऑलराइट, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से करोगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए है, आपका जो एंकर पॉइंट है, क्या आपका एंकर पॉइंट होना चाहिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ सीयूटी पीजी को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ स्टार्ट हुए, 2022 में ही स्टार्ट हुआ है, राइट। तो 22 से लेकर के 25 के जितने भी पेपर्स हैं, सारे पेपर्स को आप गो थ्रू करोगे एंड यू विल डिसाइड कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, राइट। सो यू विल सी कि अगर आप 22 का पेपर उठाओगे, सो दैट पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, राइट। बट ओवर द इयर्स क्वेश्चन के जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है, एट दिस पॉइंट आप क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इजी टू मॉडरेट। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो, एक एक यूनिट से हम डिसाइड करते हैं कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से आपके सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर पे। ठीक है, ये यूनिट बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है काफी एस्पिरेंट्स को, स्पेशली अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो आ जाता है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। नाउ इसमें व्हाट यू कैन डू इज, नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव यूज्ड पर्सनली एज वेल। तो मैंने क्या किया था, मैंने सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को गो थ्रू किया था, बुक से पढ़ा था, नोट से पढ़ा था, हर जगह से पढ़ा था। एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एक बड़ा सा टेबल बना लिया था, जिसमें I created 4 columns, one for the brain area, brain का जो particular area है, region है, then वो कहाँ पे located है, then उसका function क्या है, then अगर उसमें कुछ deficit हो तो क्या फर्क पड़ेगा। Alright, now ये this table was really helpful for me, why? Because आपका जो एग्जाम है, CUET PG का एग्जाम है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इन चारों टॉपिक्स में से ही पूछा जाएगा, right? So you can also construct a similar table and कुछ important areas हैं जो repeatedly पूछे गए हैं, वो कौन से हैं आपके? हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस और आपका ब्रोकास एंड वर्निकीज एरिया। ऑलराइट, नाउ ये कुछ ऐसे ब्रेन के एरियाज हैं जो रिपीटेडली देखे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से, बट यू नेवर नो कौन से रीजन के बारे में वो पूछे। ठीक है, देन आपका आ जाता है ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स विच इंक्लूड योर MRI, पेट स्कैन, CT स्कैन। तो ये कब यूज होते हैं और क्या मैकेनिज्म होता है इनका, बस इसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में ही आता है। देन आपको नर्वस सिस्टम के बेसिक डिवीजन पता होने चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके क्या सब डिविजन है, राइट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, कब वो काम में आता है, क्या डिफरेंस है दोनों के फंक्शन में, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से पता होने चाहिए।
देन वी हैव लर्निंग मेमोरी। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा वास्टली रिपीटेड टॉपिक है वो है आपका शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट का। नाउ इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन हर साल दिखेगा ही दिखेगा इन सम फॉर्म और दी अदर। इसमें क्या आ जाता है आपका फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। ऑलराइट, देन आपका जो पूरा लर्निंग का चैप्टर है वो सबसे ज्यादा पार्ट उसमें आ जाता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग का एंड आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो इनके थ्योरिस्ट कौन है, राइट? बीएफ स्किनर, आइवन पावलोव, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग है, फॉर एग्जांपल इनसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इन सब के बारे में भी आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए इनकी, और इनके मेन थ्योरिस्ट कौन थे वो पता होना चाहिए। ऑलराइट, देन आ जाते हैं आपका कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स। कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स मतलब आपका एक्सटिंक्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गया, स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो गया, ये सारे आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। इसमें से आप कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चंस आएंगे, एक आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा एंड देन दे विल आस्क यू कि इन द अबव एग्जांपल कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल डिस्प्ले हो रहा है। ऑलराइट, देन आ जाते हैं हम मेमोरी चैप्टर में। तो मेमोरी चैप्टर में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको मेमोरी सिस्टम्स पता होने चाहिए। मेमोरी सिस्टम्स में क्या आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स, डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव, उनके सब टाइप्स, वर्किंग मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी का जो मॉडल दिया है बैडली एंड हिच ने वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। ऑलराइट, एंड देन फॉरगेटिंग में से आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जो आपका प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट इज योर एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का यूनिट। तो इसमें आपको सबसे पहले तो 4 Ds ऑफ एबनॉर्मैलिटी पता होना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये टॉपिक आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लासिफिकेशन मतलब DSM-5 में कितनी टोटल कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर है? 20 कैटेगरीज है, राइट? तो ये 20 कैटेगरीज में कितनी कैटेगरीज आ जाती है, कौन सी ये 20 कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज के कितने, उन कैटेगरीज के अंदर कितने पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स हैं। ऑलराइट, ये पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है? तो अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स एक सेपरेट कैटेगरी है DSM-5 में, राइट? तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं? तो आपका सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाएगा, आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाएगा, पैनिक डिसऑर्डर आ जाएगा, राइट? तो सिमिलरली सारी ही 20 की 20 कैटेगरीज में कितने डिसऑर्डर्स आ रहे हैं टोटल, वो तो आपको 100% पता होना ही चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे आपसे कि लेट्स अज्यूम कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर किस कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स के अंदर आता है इन DSM-5, ठीक है? नाउ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो द सिम्टम ऑफ ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी का पार्ट है। ऑलराइट, नाउ लेट्स इफ वी टॉक अबाउट सिम्टम्स, तो सिम्टम्स आपको जो मेजर डिसऑर्डर्स है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं उनके पता होना चाहिए। इसमें कौन सा आ जाता है आपका स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का पॉजिटिव, नेगेटिव, साइकोमोटर सिम्टम्स आपको सब पता होने चाहिए। फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, इनके सिम्टम्स भी आपको पता होने चाहिए। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इसमें स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, राइट? क्या IQ का लेवल होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है?
उसके बाद आपको क्या करना है इस यूनिट में से, चेंजेस एंड अपडेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन DSM-5। नाउ DSM-4 से DSM-5 में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन DSM-4 ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर प्रोलॉन्ग्ड ग्रीव डिसऑर्डर जैसा कोई डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन DSM-5 में वो इंट्रोड्यूस किया गया अंडर ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं फ्रॉम DSM-4 to 5 ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ ये तो हो गया आपका अबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपके बेसिक थेरेप्यूटिक मोडालिटीज कौन सी है वो आ जाती है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड देखे गए हैं वो हैं आपके बिहेवियर थेरेपीज और उनके सब टाइप्स में से। नाउ बिहेवियर थेरेपीज आपके दो मेजर टाइप्स में डिवाइड होती है। आपका फर्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर, देन आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ लेंगे, सो लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल अवर्जन थेरेपी किसके ऊपर बेस्ड है, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर या ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, ऑलराइट। देन आ जाते हैं आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, किसने इसको दिया ये पता होना चाहिए। रैशनल इमोटिव थेरेपी के आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, ABCDE जो मॉडल है इनका वो पता होना चाहिए। और रैशनल इमोटिव थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ऑलराइट। नाउ दिस वाज अबाउट योर एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिट, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स यूनिट। इसी में आई हैव इंक्लूडेड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एज वेल। तो ये दो सेपरेट यूनिट्स हैं। नाउ सबसे पहले रिसर्च एंड स्टैट्स में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एनपीसी तो पता होना ही चाहिए, ऑलराइट। एनपीसी की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो पता होनी चाहिए, राइट। स्क्यूनेस पता होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, कर्टोसिस पता होना चाहिए, मेसोकर्टिक लेप्टोकर्टिक, राइट। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर्स आपको डिटेल में पता होनी चाहिए, उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, सैम्पलिंग दो टाइप्स की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, इनके क्या सब टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें कि स्नोबॉल सैम्पलिंग किसका पार्ट है, इज इट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। फिर आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पता होने चाहिए, इनके क्या फीचर्स हैं, हम कब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, कब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, और अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज नहीं कर सकते तो उसका नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव कौन सा टेस्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट काफी इजी टॉपिक है, वेरी हाई स्कोरिंग, और ये तो रिपीट होता ही होता है। इसमें क्या आ गया आपका नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। इसमें ज्यादातर आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही देखोगे, ऑलराइट। देन रिलायबिलिटी वैलिडिटी पता होना चाहिए, इनके सब टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो था आपका रिसर्च और स्टार्ट से। सो फिर आ जाता है आपका लाइफ स्पैन डेवलपमेंट यूनिट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो आपका पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इसके आपको स्टेजेस पता होने चाहिए, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, राइट। और इन पर्टिकुलर स्टेजेस में बच्चा क्या स्पेसिफिक माइलस्टोन अचीव कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज में बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप कर रहा है, कौन सी एज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। आप इसमें से एमसीक्यू, इसमें से मैच द फॉलोइंग या मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन आपका आ जाता है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस, जो 8 स्टेजेस दी है एरिक एरिक्सन की। ये आपको 8 स्टेजेस पता होनी चाहिए, कौन सी एज में बच्चा कौन सी पर्टिकुलर स्टेज में होता है वो पता होना चाहिए, एंड अगर उस स्टेज का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होता है तो कौन सी वर्च्यू अचीव होती है ये भी पता होना चाहिए।
राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी हाई स्कोरिंग टॉपिक है. इसमें से भी क्वेश्चन आपको रिपीटेडली दिखेंगे. देन फाइनली आपको कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो पता होनी चाहिए. उसके क्या स्टेजेस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल. ऑलराइट. तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से आपको ये सब करना है. देन वी हैव सेंसेशन एंड परसेप्शन यूनिट. तो इसमें सबसे पहले तो आपको सेंसरी एनाटॉमी पता होनी चाहिए. किसकी? आई की और ईयर की. ठीक है. सेंसरी बेसिक एनाटॉमी तो आपको पता ही होनी चाहिए. उसके अलावा आपको इसमें ऑप्टिक एंड ऑडिटरी पाथवे. तो आपको इसमें ऑप्टिक एंड ऑडिटरी पाथवे पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आपके आई या आपके ईयर से ब्रेन तक कैसे ट्रैवल करती है. ऑलराइट. तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो. राइट. देन आपको इसमें परसेप्शन में से पता होना चाहिए जेस्टाल्ट के सारे प्रिंसिपल, जिसको डिटेल में पढ़ना, फिगर ग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर और काफी है और भी. तो इनको आपको अच्छे से आना चाहिए. नेक्स्ट डेप्थ क्यूज पता होने चाहिए. मोनोकुलर क्यूज कौन से होते हैं, बायनोकुलर क्यूज कौन से होते हैं. क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फॉर एग्जांपल बायनोकुलर डिस्पैरिटी, जिसको रेटिनल डिस्पैरिटी भी बोलते हैं, वो मोनोकुलर क्यू है या बायनोकुलर क्यू है. राइट. उसके बाद आ जाते हैं मोटिवेशन एंड इमोशन यूनिट में. इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिक बेसिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ इमोशन करना है. अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है जो, वो काफी बहुत सारी थ्योरीज आ जाती है उसके अंदर, बट आप सिर्फ मेन पे फोकस करना. कौन सी पे? मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, अराउजल थ्योरी दैट टॉक्स अबाउट ऑप्टिमल अराउजल. राइट. अब थ्योरीज ऑफ इमोशन में आपको जो बेसिक 3 थ्योरीज ही हम पढ़ते हैं वही उन्हीं पे फोकस करेंगे. राइट. नाउ ये काफी छोटा सा ही टॉपिक है. उसके अलावा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए. स्पेसिफिकली डैनियल गोलमैन का क्या पर्सपेक्टिव था, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की, और कौन से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया था. ऑलराइट. नाउ आ जाते हैं हम इंटेलिजेंस यूनिट में. इसमें भी आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए और उनको किस पर्टिकुलर थ्योरिस्ट ने दिया है वो पता होना चाहिए. इसमें भी आप यू कैन मेक अ टेबल. चाहे आप थ्योरी इन डेप्थ में मत पढ़ो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर थ्योरी किसने दी है, और अगर उसमें कोई सब कंपोनेंट्स हैं तो आपको वो पता होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई करने आपको आने चाहिए. उसके अलावा वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट इज योर WAIS टेस्ट. ये इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है. क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि WAIS टेस्ट के सब टेस्ट को आइडेंटिफाई करो, और मॉडल कितने उसके अंदर आइटम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो. ऑलराइट. तो इसको डिटेल में पढ़ना मत भूलना. फिर आ जाते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी यूनिट. नाउ ये जो आपका यूनिट है, दिस इज वेरी वास्ट. पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है, बट एज वी सॉ अर्लियर कि इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. तो आप बस मेजर चीजों पे फोकस करो. किस पे? जो मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट करते, फंक्शनलिज्म किसने दिया, बिहेवियरिज्म किसने दिया, साइकोडायनेमिक स्कूल किसने दिया. तो ये सारी चीजों पे आपको फोकस करना है. उनकी फिलोसफी क्या थी, उनके बीच में मेन डिफरेंसेस क्या थे. ऑलराइट. उसके अलावा आप इस यूनिट में और क्या पढ़ सकते हो, philosophical influence. All right. Now it is said कि psychology is born out of philosophy. तो आप मेन जो फिलोसोफर रह चुके हैं, प्लाटो, डिकार्ट, उनका क्या कहना था अबाउट द माइंड बॉडी कनेक्शन, उस पे फोकस कर सकते हैं. राइट. देन फाइनली आ जाते हैं पर्सनालिटी यूनिट में. तो पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके सिगमंड फ्रॉइड. आप कोई भी साल का पेपर उठा लो, आपको फ्रॉइड के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा.
तो उनके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उन सभी को अच्छे से पढ़ना, राइट। देन वी हैव ट्रेट थ्योरीज। ट्रेट थ्योरीज में गॉर्डन ऑलपिट का क्या कहना था पर्सनालिटी के बारे में, और उन्होंने 4 डिस्टिंक्शन दिए थे, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स, राइट। ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा बिग 5 फैक्टर मॉडल जो आपका ओशन मॉडल है वो आपको आना चाहिए। इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड फाइनली पर्सनालिटी में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी काफी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी स्पेसिफिकली कार्ल रॉजर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या बात करी थी रियल सेल्फ के बारे में, आइडियल सेल्फ के बारे में, क्लाइंट सेंटर थेरेपी के बारे में क्या बात करी थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो विद दिस आई होप सब कुछ क्लियर हो। सारे यूनिट्स को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो नाउ आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया, सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप फिर क्या करेंगे, आप एक बार जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप कैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यू विल बिगिन विद यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, उसके बाद आप मिक्स्ड मॉक टेस्ट पे मूव ऑन करेंगे। ऑलराइट, तो नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं करना। आप अगर दिन में एक मॉक टेस्ट भी कर रहे हो तो उस मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, लाइक लेट्स अज्यूम आपके 10 में से 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो आप क्या करोगे, आप वो जो 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन पे वापस जाओगे, उन पे फोकस करोगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर गलत हुए हैं तो ये गलत क्यों हुए हैं, ठीक है। नाउ मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं रीजंस की वजह से गलत होते हैं, दैट विल डिस्कस नाउ। सबसे पहले आ जाता है आपका कंसेप्चुअल गैप्स। कंसेप्चुअल गैप्स क्या होता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट में, उस पर्टिकुलर थ्योरी में कुछ डाउट है और वो क्लियर नहीं है। इसमें आप क्या करोगे, यू विल सिंपली रिटर्न टू योर नोट्स, अपने स्टडी मटेरियल को वापस से पढ़ोगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, केयरलेसनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, सिली मिस्टेक्स जिन्हें हम कहते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, आता जाता भी गलत कर दिया, राइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। देन होता है एप्लीकेशन एरर्स। एप्लीकेशन एरर्स क्या होते हैं, जब आपको थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो नहीं आता। इस केस में आपको क्या करना है, यू विल प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉक टेस्ट, ऑलराइट। फिर आ जाते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट इशू। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट पता है कि सही से आपको आते हैं, पहले तो आप वो अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ट्रिकी लग रहे हैं, उनको अटेम्प्ट करना, ठीक है। देन फाइनली ओवर थिंकिंग या एग्जाम एंजाइटी, ये है सबसे कॉमन रीजन मार्क्स लूज करने का। इसका कुछ इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है, कॉन्फिडेंट फील करना। और वो आप कैसे फील करोगे, अगर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, राइट। सो वंस यू एनालाइज कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो क्यों हो रहे हैं, आप इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज उन पे लगाओगे एंड देन यू रीअटेम्प्ट द सेम मॉक टेस्ट और अ डिफरेंट वन, और आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट उसमें दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है। देन फाइनली आपका लास्ट स्टेप क्या है, रिविजन। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन इज द की, ठीक है। अब आप रिविजन कैसे करोगे, आप अपनी फर्स्ट राउंड ऑफ रिविजन तब करोगे जब आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप उस पर्टिकुलर यूनिट को लेके बैठोगे, जो भी आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हैं उनको आप शॉर्टन करने का ट्राई करोगे। शॉर्टन करने से मेरा मतलब है आप माइंड मैप्स बनाओगे, टेबल्स बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, ऑलराइट, सो दैट एग्जाम से जब थोड़ा टाइम आपके पास बचा हो तो यू कैन जस्ट क्विकली रिवाइज दैट पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सेकेंड राउंड ऑफ रिविजन कब करोगे, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में आप नोटिस करोगे कि आपके
किसी पर्टिकुलर यूनिट से अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च और स्टैट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आप उस यूनिट को इन डेप्थ रिवाइज करोगे। रिवाइज तो सारे ही यूनिट्स करने हैं, बट ऐसे यूनिट्स जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको आप इन डेप्थ रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंड सब्सिक्वेंट राउंड, थर्ड राउंड और जितने आपको टाइम मिले रिवीजन का, आपको रिवीजन करना है। ऑलराइट, तो नाउ ये थी हमारी 4 पिलर स्ट्रैटेजी, 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी। आई होप क्लियर हो। नाउ अनदर क्वेश्चन आई गेट वेरी ऑफन फ्रॉम द स्टूडेंट्स इज कि क्या हमारा आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एंड आई ऑलवेज से कि योर आइडियल टाइम टेबल शुड बी समथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। अभी एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, सो डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद एनीथिंग न्यू, जस्ट स्टिक टू व्हाट हैव वर्कड फॉर यू इन द पास्ट। ऑलराइट, अगर आप दिन में अच्छे से पढ़ पाते हो तो दिन में पढ़िए, अगर आप रात में अच्छे से पढ़ पाते हैं तो रात में पढ़िए, बट जस्ट स्टिक टू व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। उन दिनों भी जिन दिन आपका पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, उन दिन भी ट्राई टू स्टडी अ लिटिल बिट, बट कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। आई रिपीट, कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी 4 to 6 hours of study is enough for you at this point. कोई जरूरत नहीं है 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करने की। अगर आप 4 से 6 घंटे भी अच्छे से मन लगाकर कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, so I'm sure you will score very good marks in your UTPG exam. Alright, so with this we are at the end of our session. I hope you all liked the session. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, you can always reach out to us. So thank you so much for watching, and I wish all the best to all the aspirants. Bye bye.